एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आपका टॉपिक इंटीजर चैप्टर 3 क्लास 6 चल रहा था, जिसमें 3B तक आपका कंप्लीट हो गया था। 3B तक आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम 3C के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 3C में क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा हमें से। चलिए 3C के बारे में बात करते हैं। पहला देखिए टॉपिक दिया हुआ है, पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण बताना है ना। तो इसमें चलिए देखते हैं पहला प्रगुण क्या है, समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण, अब देखिए समवर्ग प्रगुण में क्या होता है, आप तो जानते हैं, चाहे होल नंबर और नेचुरल नंबर में मैंने आपको बताया था समवर्ग प्रगुण कि हम कोई भी दो नंबर इंटीजर के सेट से निकालेंगे और उस पे जो भी ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे योग दिया है तो योग में हम उसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद रिजल्ट जो आएगा, जो योगफल आएगा, अगर वो भी इंटीजर होगा तो मैं कहूंगा ये समवर्ग प्रगुण को रखता है या समवर्ग प्रगुण को का पालन करता है। इंटीजर यानी पूर्णांक समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। चलिए देखते हैं, दो इंटीजर कोई भी ले लेते हैं। चलिए -3 ले लेते हैं, +2 ले लेते हैं, कितना आया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। असमान चिन्ह वाले घट जाते हैं और साइन बड़े वाले नंबर की लगती है तो आपका -1 हो जाएगा। ये भी आपका इंटीजर था, इंटीजर को जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी यही है, ठीक है। और जो ये रिजल्ट है ये भी आपका ये था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि समवर्ग प्रगुण रखता है पूर्णांक, है ना, समवर्ग प्रगुण का पालन करता है पूर्णांक, ठीक है। ये आपका समवर्ग प्रगुण का आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a + b मैंने किया और मुझे c मिला, और ये तीनों मेंबर कहाँ के मिले, ये तीनों मेंबर अगर इंटीजर के मिले, पूर्णांक के मिले, तो मैं कहूंगा ये समवर्ग प्रगुण को रखता है ना। पूर्णांक के मिलेंगे तो मैं कहूंगा समवर्ग प्रगुण को रखता है, ठीक है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय प्रगुण। सेकंड क्रम विनिमय प्रगुण, इंग्लिश में इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिससे पहले समवर्ग प्रगुण बताया था उसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रगुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी दो इंटीजर को किसी भी क्रम में जोड़ें, उसके योगफल में कोई डिफरेंट ना रहे, कोई विभिन्नता ना रहे, है ना। चलिए देखते हैं, 2 + 3 = 3 + 2, ये आप माइनस लगा लीजिए तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -2 1 आ जाएगा ये, और ये भी आपका 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट दोनों का सेम आया, है ना, सेम आया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि a + b = b + a, ठीक। अगर ये है तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम को का पालन करता है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं साहचर्य नियम, तीसरा। नेक्स्ट साहचर्य प्रगुण, प्रगुण, इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी तीन नंबर पूर्णांक में से उठाते हैं, यानी हमको ये दिखाना है a + b + c = a + b + c, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है कि ये कह रहा है कि मैं सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करने के बाद फर्स्ट नंबर को ऐड करूं,
या फर्स्ट सेकंड को ऐड करने के बाद थर्ड नंबर को ऐड करो, दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं आता है सेम नहीं। -2 + 3 + 1 ये ले लेते हैं। यहाँ पर भी -2 + 3 + 1, ठीक है ना। ये यहाँ आते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। -2 और 3 1 आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे -2 + 3 आपका 1 हो जाएगा और +1। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 1 4 -2, ठीक है ना, 1 है ये। ठीक, यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 आ गया और 1 1 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए होल्ड करता है ये भी, साचर प्रगुण को भी रखता है, पूर्णांक आपका साचर प्रगुण को भी योग की संक्रिया में रखता है ना। अगला तत्समक अवयव देख लेते हैं। तत्समक अवयव है ना, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि ये तत्समक अवयव जो आपका है योग के लिए, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको। चलिए क्या होता है इसमें, योग में क्या होता है कि हम किसी भी पूर्णांक में क्या ऐड करें कि मुझे वही पूर्णांक मिल जाए, है ना। जैसे मान लीजिए a है, तो a में क्या ऐड करें, या जो संख्या थी उसमें a को ऐड करें तो मुझे a ही मिल जाए, है ना। इसे कहते हैं तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आप जो सभी जानते हो ऐसा एक ही चीज है जिसको हम ऐड करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी 0, और 0 आपका क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, जैसे देखिए आप 2 + 0 या 0 + 2 आपको 2 ही देगा। ठीक है, तो 0 आपका क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और होता है आपका इनवर्स होता है ना, प्रतिलोम, तो वो आप में है नहीं, आप समझ जाइए क्या होता है। उसमें सिर्फ ये होता है कि हम किसी भी संख्या में इनवर्स आइडेंटिटी होती है, इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, उसमें कहते हैं हम मान लीजिए कोई भी संख्या इसमें क्या जोड़े हैं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए। ठीक है, तो आप सभी जानते हो -a जोड़ेंगे यानी 2 में -2 जोड़ेंगे तो इसको योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, है ना, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसको योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिलोम। ठीक है, ये शायद आप में नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। 2 - 2 = 0, तो जो -2 आया आपका ये क्या हो जाएगा, -2, यहाँ प्लस लगा दी, -2 आपका योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आपको बताना है पूर्णांकों का घटाना। अच्छा देखिए, ये योग संक्रिया के प्रगुण आपको क्या जोड़ना, संख्या रेखा पर आप जानते ही हैं कैसे जोड़ते हैं, बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए योग पढ़ोगे आप, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। अगर घटाव होता तो क्या होता, है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका केवल और केवल एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, संवरक प्रगुण, है ना। जैसे अगर हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आपका पूर्णांक होता है, तो घटाव में केवल संवरक प्रगुण को ही पालन, संवरक प्रगुण का ही पालन करेगा, बाकी कोई भी आपका पालन नहीं होगा। केवल कम्पैरेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, एसोसिएटिविटी भी नहीं होगी और आइडेंटिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप केवल पूर्णांक में घटाव के लिए देखेंगे तो केवल संवरक प्रगुण को रखता है घटाव। फिर देखते हैं, बात करते हैं संख्या रेखा के द्वारा घटाना, है ना। मान लेते हैं कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 8 - 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप संख्या रेखा खींचेंगे, इस पे संख्या लिख लीजिए
0, इधर -1 कर लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले कहाँ गया 0 से 8 तक, जो 0 से 8 तक आप चाहिए ये, उसके बाद ये -5, -5 है, तो -5 तो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे 0 से, तो 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड में कहां तक आ गए, ये आ गए। ठीक है, ये 8 का विस्थापन हुआ, ये -5 का विस्थापन हुआ, यानी 5 का विस्थापन हुआ, -5 हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट आपको क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं। पर संख्या रेखा को आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, अगर एक -5 था, ठीक है, ये प्लस में था, ये भी प्लस में था आपका, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए +5 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आगे प्रोसीड हो जाएगा 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे +8 +5 दोनों है, तो देखिए +5 है, तो हम +5 से कितना जाएंगे, +8 पे पहुंच जाए, तो +5 से 3 पर जाए तो +8। तो आप इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, यानी कितना है 1 2 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए एक्सरसाइज के पर आते हैं। एक्सरसाइज 3C, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कुछ आपका इस टाइप का है। फर्स्ट ना, ये आपका डिजाइन तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। जो उसमें डिजाइन होता नहीं बनाया हमने, सिंपल सा बना दिया है, आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 9 है, यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 18 है, यहाँ 30 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे 102 है। आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन फॉर्म में क्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए इसमें कितना ऐड हुआ है, +3, ठीक है, इसमें कितना हुआ है +6, इसमें देखते हैं कितना हुआ है +12। मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसमें जो ऐड हुआ है, इसमें +3 हुआ है, और इसमें जब ऐड हुआ है तो इसमें इसका 2 गुना ऐड हुआ है, 3 दूनी 6, मतलब इसका 2 टाइम्स करके तब इसमें ऐड हुआ है ना। ऐसे इसमें देखिए इसमें इसका 2 टाइम्स करके ऐड हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें देखिए इसका 2 टाइम्स करके ऐड होगा ना इसमें। चलिए यानी कि जो भी 12 है, 12 दूना 24, ठीक है, यानी 24, इसमें भी 2 से गुणा करके ये ऐड करेंगे, तो 24 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगा 54, बोलिए 54 आ जाएगा ना। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोसेस जो था सही था। 24 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा ना। देखते हैं क्या है 48 जोड़ने पे, 48 जोड़ने पर 102 आता है, तो 54 में 48 ऐड करिए, 8 4 12, 5 4 9 1 10, देखिए आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आपका पहला था, इसका आंसर जो है सेकंड वाला सही था। दूसरा देखते हैं, दूसरा सही क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों की पूर्ववर्ती क्या है। पूर्ववर्ती आप जानते हो, पहले की संख्या, जस्ट एक नंबर पहले की संख्या, बता दीजिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में बताना है कौन बड़ा कौन छोटा है करके आप बता सकते हैं। खाली जगह भरिए, चलिए खाली जगह भरते हैं। चौथा नंबर
1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपका 13 67 11 क्वेश्चन मार्क 9 27 और आपका 7 7, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए 7 7 तो 9 9 2 11 11 2 13, मतलब इसमें दो 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 ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें +2 ऐड हुआ है ऊपर, इसमें देखते हैं कितना ऐड है। 27 में कितना जुड़ा है +20, ठीक है। 27 में 20 जोड़ेंगे कितना आ गया, सॉरी 7 में 20 जोड़ेंगे तो 27 आ गया। 27 में 20 जोड़ेंगे तो कितना देगा 47, यानी यहाँ पे क्या देगा 47, और 47 में 20 जोड़ने पर 67, मतलब ये प्रोसेस सही है आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका तीसरा 47, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 47। ये चौथा वाला भी आप समझ गए होंगे। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, उत्तरवर्ती बताना है। जस्ट एक नंबर बाद वाली संख्या उत्तरवर्ती होती, कर लीजिएगा आप। छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। देखिए यहां माने तो 0 है, 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, है ना, यानी प्लस में था। और कितने बजे, दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे आप समझ जाइएगा। उसके बाद क्या, अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि की रात्रि को 12 बजे, उस समय क्या होता था, -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, है ना, -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, तापमान में अंतर क्या होगा, तो तापमान में परिवर्तन बराबर परिवर्तन बराबर, देखिए आज रात्रि का तापमान माइनस दोपहर का, यहां समझ आइए का तापमान है, ठीक है। ठीक, आज रात्रि का तापमान कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस, -19 डिग्री सेल्सियस दोपहर का तापमान था, कितना हो गया, -21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तब, तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो देखिए 429 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और 348 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप इसको घटा दीजिए, 9 में से आ गया 1, 12 में से आ गया 8 है, 81 साल जिए, ठीक है, 81 ईयर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600। देखिए ये समुद्र तल मान लेते हैं, ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल मान लेते हैं। इससे कह रहा है 11,600 मीटर नीचे है, समुद्र तल से गहराई 11,600 मीटर नीचे है ना, मतलब इसकी डिस्टेंस क्या है, 11,600 मीटर। नीचे की तरफ माइनस में जाएगा, ठीक है। और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत की चोटी समुद्र से 8,846 मीटर ऊंचा है, 8,846 मीटर, ठीक है, ये ऊंचा है, ठीक। अब पूछा गहराई वाले बिंदु चोटी की ऊंचाई बताइए। देखिए गहराई और चोटी की ऊंचाई, देखिए ये गहराई में तो इसको नीचे लेंगे, 0 मान लीजिए 0 है, इधर वाली संख्या नीचे जाती है, उधर ऊपर जाती है, इसको घटा दें, है ना, तो घटा देते हैं, इसको माइनस से मान लेंगे, तो 8 8 4 6, ये आप घटाइए या आप दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों जोड़ोगे तभी तो पूरी दूरी पता चलेगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, तो प्लस
11,600 लिख दीजिए और ऐड कर लीजिए 6 4 8 से 14 8 1 9 और 10 1 1 2। ठीक है, इसे देख लीजिए 6 4 8 6 14 8 1 9 1 10 और 1 2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।